परख। कभी कभी दिल करता है कि सारी दुनिया से दूर कहीं दूर चली जाऊं, पर लड़की ज़ात हूं ना, कहाँ जा सकती हूँ। आखिर सोचती हूँ कि सबके साथ इतना अच्छा रहने के बावजूद आखिर लोग इतने संगदिल क्यों हो जाते हैं कि जीना ही मुश्किल कर दें। जिंदगी तपते सहरा की मानंद लगने लगती है और यूं लगता है पैरों में खरदार झाड़ियाँ चुभने से अजियत रूह को जख्मी कर रही है। कहाँ जाऊं, किसको बताऊं, यहाँ सब मतलब परस्त हैं, कोई किसी के साथ मुखलिस नहीं है। एक तलीमी अदारा, काम की जगह और तीसरा चाय का होटल। ये तीन जगह ऐसी होती हैं जहां आपको मुख्तलिफ किस्म के लोग मिलते हैं। मैं जिस यूनिवर्सिटी से 2 साल ग्राफिक्स की डिग्री कर रही हूँ, इसमें मेरा दूसरा साल शुरू था। इस एक अरसे में मुझे जो दोस्तें मिली वो हर लिहाज से कह लें कि परफेक्ट थी। इनमें से एक टॉपर थी और इसे भी मेरी तरह ही ग्राफिक्स में अबूर हासिल था, पर वो सिर्फ किताबों की हद तक रहती थी। मैं चूंकि पढ़ाई के मामले में किताबी कीड़ा टाइप नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी पार्ट टाइम जॉब करती थी, ऑनलाइन एड्स वगैरह बनाना। तो पढ़ाई का ज़्यादा टाइम नहीं था मिलता, लेकिन फिर भी पढ़ाई में ग्रेड्स अच्छे आ जाते थे। मेरा रख रखाव ऐसा था कि बातचीत भी गिने चुने लोगों से करती थी कि मैं हमेशा पायदार बात करती हूँ, तो किसी भी ऐरे गहरे से करके वक्त का ज़िया नहीं करना। स्कूल कॉलेज की तरह यूनिवर्सिटी में भी मैंने सोशल सोसाइटी और मुख्तलिफ सरगर्मियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू कर दिया। एक दिन यूं ही मैं दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी ग्राउंड में बैठी मोबाइल पर स्टूडेंट पोर्टल में सबके मसाइल पढ़ रही थी। दरअसल मैं अपनी पहचान छुपाकर इस पेज की एडमिन थी, क्योंकि स्टूडेंट के इशू वगैरह हल करने जैसे काम को यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने गैर कानूनी करार दिया था। चूंकि अब बहुत से निजी अदारे सिर्फ तलबा से फीस के नाम पे पैसे बटोरते थे, ऐसा ही कुछ वहाँ भी था। बातों ही बातों में मुझे लगा मेरे दोस्त कुछ खिंचे खिंचे हैं। मैंने इस बात को हल्का सा लिया, क्योंकि मेरे हल्का अहबाब में बहुत कम लोग थे और मैं इन पे बहुत एतबार और मोहब्बत करती थी। बहुत खालिस सा ताल्लुक था मेरा इनसे। पर वही बात आती है कि शायद बाज़-औक़ात लोगों को पहचानने में हमसे गलती हो जाती है, और जो लोग पहले हमारी बस खूबियां ही खूबियां देखकर हमारे करीब आते हैं, फिर अचानक इन्हें हमारी कोई खामी दिखने लगे तो वो दूरी अख्तियार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही 6 महीने गुजर गए और दूसरे साल के भी फाइनल ईयर इम्तिहानात होने वाले थे। मेरी दोस्तें इन 6 महीनों में पता नहीं लेक्चर्स के बाद कहाँ गायब हो जाती। मेरी कॉल्स वगैरह का जवाब ना देना, मैसेज देखकर रिप्लाई ना करना और क्लास में मेरी दरियाफ्त करने पर खोखली सी हंसी हंस देना, ये सब मुझे अब बहुत दुख दे रहा था। एक दिन क्लास में प्रोफेसर साहब को कोई ईमेल रिसीव हुई और कोई पोस्ट थी जो स्टूडेंट मूवमेंट के बारे में थी, और ऐसी सरगर्मियां हमारे ज़ाती प्रोग्राम के हद तक रहती हैं। जो पोस्ट देखकर प्रोफेसर साहब गुस्से में आग बगोला हो गए और सबसे दरियाफ्त करने लगे कि इस ग्रुप का एडमिन कौन है। अब शिद्दत में बैठी थी कि क्या हो गया। अभी संभली नहीं थी कि मेरे साथ वाली नशिस्त से आवाज़ उभरी कि सर, ये हमायल रिजवी और इनके साथ कुछ और डिपार्टमेंट के लोग चला रहे हैं ग्रुप। और सर, मैंने इन्हें मना भी किया था, या फिर भी टीचर्स के खिलाफ जाने से बाज नहीं आए। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड अलीशा, जो कि टॉपर भी थी, इसको देखती रह गई। इसके अंदाजे से मुझे इस लम्हे जो हसद और बुग़्ज़ का इजहार नज़र आ रहा था, मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। और वो बोले जा रही थी, सर को पता नहीं क्या क्या बताई जा रही थी, और सर मुझे घूरे जा रहे थे। मुझे नहीं पता मैं कैसे अपना बैग लेकर वहां से उठी और बस इतना कह पाई कि हम जो कर रहे हैं इंसानियत के नाते गरीब तलबा के हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, मगर तुम सब क्या जानो जो अपने घरों में ऐश कर रहे हो। ये कहकर मैं वहां रुकी नहीं, क्योंकि अभी मैनेजमेंट ने बाकी ग्रुप मेंबर पर इंक्वायरी शुरू कर दी थी। हॉस्टल वापस आकर मैंने बाथरूम लॉक कर लिया और जिंदगी में पहली बार रोई। इतना रोई कि यूं लग रहा था दोस्ती के जिस रिश्ते ने आज मुझे धोखा दिया है, इसके टूटने की किरचियां मेरी आंखों में चुभ रही हैं। मैं उठी, वजू किया और बाहर आई तो मगरिब हो चुकी थी। नमाज पढ़कर कितनी ही देर सजदे में रोती रही कि अल्लाह, क्या बुरा किया है मैंने लोगों के साथ, जो आज रिश्तों का सबसे भयानक चेहरा देखने को मिला। दुआ करती रही कि बस अल्लाह हिम्मत दे दे मुझे कि इस हकीकत को तस्लीम कर पाऊं। कुछ दिल हल्का हुआ तो यूं लगा कि कहीं मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि वो पागल, क्या आजमाइशें इंसान को इसके नस्बुल लैन पर मजबूत करने के लिए नहीं आती? क्या ये अच्छा नहीं कि अब तुम्हें सीख मिली है कि इंसान कैसे हो सकते हैं? अपने अंदर उठते इन सवालों से काफ़ी देर मेरी जंग सी छिड़ी रही
اور میرے دل کو کچھ سکون ملا۔ لیکن اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ ایک دوست کو کال کر کے اطلاع دی تو اس نے کہا تم گھر جاؤ، ہم لوگ یونیورسٹی میں سارے معاملات نپٹا لیں گے۔ پھر میں بھائی کے ساتھ گھر آ گئی اور بہت بیمار رہنے لگی۔ موبائل گیلری کھولتی تھی تو 3 ہنستے مسکراتے چہرے ہر تصویر میں مختلف انداز میں نظر آتے۔ نہ جانے کتنی دیر سکرین پہ انگلیاں پھیرتی اور بس دل کے کرب کو اور آنسوؤں کو ضبط کرتے کرتے تھک جاتی۔ 1 مہینے بعد جب فائنل امتحانات شروع ہو گئے اور میں ہاسٹل آ گئی، یونیورسٹی میں سب لوگ زور و شور سے تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، کسی کا دھیان میری طرف نہیں تھا۔ آخری پرچے والے دن جوں ہی میرے قدم یونیورسٹی کے اندرونی احاطے کی جانب بڑھے، اسٹوڈنٹ کے گروہ میں ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ حمائل کہاں چلی گئی تھی آپ؟ حمائل یونی کیوں چھوڑ دی تھی؟ تمہیں پتہ ہے مینجمنٹ نے اسٹوڈنٹ پورٹل پر تفتیش کے بعد اسے اتنے اپریشیٹ کیا ہے، انہوں نے لیگلی اجازت بھی دے دی ہے۔ سب لوگ بہت خوش ہیں اور مجھے ان لوگوں کی خوشی اور پیار دیکھ کر اطمینان سا محسوس ہو رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کو اس دن میں نے دور سے دیکھا جو اپنی آنا اور شرمندگی کو اجنبیت کے لبادے میں اوڑے ہوئے کیمپس سے آخری پیپر دے کر جا رہے تھے، اور میں حمائل رضوی، جس کو زندگی نے بہت کچھ سکھا دیا تھا، ایک روحانی اطمینان اور انسانیت سے پیار بخشا گیا تھا مجھے۔ اس دن سے اللہ کا اور میرا تعلق اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس نے کبھی مجھے زندگی کے کسی امتحان میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ میں یہ نہیں جانتی کہ لوگ میرے الفاظ کو کس کیٹیگری میں لیں گے، پر میں یہی کہوں گی کہ سب کو یقین کا سفر اور انسانوں کی پرکھ اگر آسان نہیں ہوتی تو مشکل بھی نہیں ہوتی۔ بس اپنی ترجیحات میں اللہ رب العزت کو پہلے رکھا کریں اور آپ کو وہ اتنا نوازے گا کہ آپ دنیا کے فانی رشتوں کے محتاج نہیں رہیں گے۔